सक्षमता परीक्षा की तैयारी हेतु सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र के साथ एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो आइए फटाफट से क्लास की ओर बढ़ते हैं। और मैंने ऑनलाइन इंटरफेस के बारे में पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया है, और अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से ऑनलाइन इंटरफेस रहने वाला है। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त, या फिर पांचवा ऑप्शन पे अभी तक ये क्लियरेंस नहीं है कि ये रहेगा या नहीं रहेगा। वैसे इसके होने या ना होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपके 4 ऑप्शन रहेंगे तो इन 4 में से आपको सटीक आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, वैसे मैं बेसिक चीज़ों को क्लियर करता चलूँगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले और एक एक सवाल अच्छे से समझते चलेंगे, ताकि अगर सवाल से संबंधित कोई सवाल पूछे जाते हैं या सवाल के किसी अन्य पार्ट से कोई सवाल बनाया जाता है तो वहाँ पे आपका आंसर एग्जैक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इससे संबंधित फैक्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल जिनको महान्यायवादी भी कहा जाता है, इनको लोकसभा अथवा राज्यसभा या संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने और भाषण देने का अधिकार प्राप्त है, परंतु वह मतदान में भाग नहीं ले सकता है क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या कौन से सूचीबद्ध हैं? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। अब यहाँ ऑप्शंस हैं 1, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 4। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें जो निर्देशित सिद्धांत है उनमें पहला है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये 2 सही हैं। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका भी पॉइंट नोट करते चलेंगे। संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 39 के तहत, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 44 के तहत भारत के संपूर्ण राज्य में मतलब संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू है, ये अनुच्छेद 44 के तहत है। और महिला एवं पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार अनुच्छेद 39 के तहत प्रदान किया गया है, और ये दोनों भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों के अनुसार हैं। ठीक है, अगला सवाल है, लेखा अनुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, या फिर बजट के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। आइए इससे संबंधित एक नोट पॉइंट देख लिया जाए। लेखा अनुदान राजस्व का लेखा जोखा होता है। ठीक है, जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होता है देश का, उसका जो लेखा जोखा होता है वह लेखा अनुदान के तहत किया जाता है, जो सामान्यतः बजट का ही अंग होता है। यदि मंत्रिपरिषद इसे पारित करना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है। जो लेखा अनुदान तैयार किया जाता है हर एक वित्तीय वर्ष में, तो अगर मंत्रिपरिषद इसे पारित करना चाहती है तो यही अंतरिम बजट बन जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा वोट ऑन अकाउंट का तात्कालिक प्रयोग कर सकती है। इसके द्वारा वह सरकार को वित्त वर्ष में तब तक व्यय की छूट प्रदान करती है जब तक कि बजट पारित ना हो जाता हो। ठीक है,
अगला सवाल है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? एक आसान सा सवाल है, आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा। ये हमारा 26 नवंबर है, क्योंकि 26 नवंबर के दिन ही भारतीय संविधान तैयार हुआ था। और इसकी प्रस्तावना हम लोग जब बोलते हैं तो अंतिम की जो लाइन है, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करता हूँ, है ना। तो वहाँ पे 26 नवंबर को ये हमारा संविधान जो है वो कंप्लीट हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर इससे संबंधित नोट पॉइंट भी है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, है ना। इसका थोड़ा सा पार्ट लागू किया गया था और पूरी तरह से इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष। तो इसमें याद रखेंगे कि अगर कोई एमपी 2 महीने लगातार सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है तो उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। अब इससे संबंधित भी नोट पॉइंट है, इसको देखते चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना, ठीक है, जैसे होता है ना स्कूल में बिना सूचना अनुपस्थित, तो इसी तरह से अगर सदन की अनुमति के बिना अगर कोई संसद सदस्य 60 दिनों तक सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार बनाया गया है? ऑप्शंस आपके हैं, संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), या फिर अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 25। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय झंडे को फहराने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी, ठीक है। और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट नोट याद रखेंगे, ये 25 जनवरी 2004 को ये फैसला आया था, ठीक है। 25 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय झंडे को फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया था। यह निर्णय भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उनको तो प्राप्त हैं लेकिन भारत के गैर नागरिकों के लिए नहीं है। जैसे अगर कोई विदेशी भारत में आता है तो उसे ये मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त हैं। ऑप्शंस हैं, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो देखिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कोई विदेशी यहाँ आकर के वो अपनी अभिव्यक्ति या भाषण नहीं दे सकता है, ठीक है। उसके बाद है अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। कोई विदेशी आकर के यहाँ अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं ले सकता है। बाकी कानून के समक्ष समता और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। सवाल को उल्टा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए सभी फैक्ट्स को अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 1 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित है, जिससे आप नोट करते चलेंगे। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएँ। वे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं हैं। पहला है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, और ये अनुच्छेद 15 के तहत है, ठीक है। दूसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यह अनुच्छेद 16 के तहत है।
तीसरा है बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण। बोलने व विचारों की अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, निवास का अधिकार, फिर व्यवसाय का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत है। तो ये संविधान हमारे देश के नागरिकों को ये सारे अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, संघ बनाने का अधिकार है, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है, बोलने और विचारों की अभिव्यक्ति है, और इसके ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं कर सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो संविधान का उल्लंघन माना जाता है। अगला सवाल है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार समिति है, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, प्रशासनिक प्राधिकारी है, या फिर पांचवा ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। जो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी हुई पंचायत समिति है वो एक समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी होती है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जितने भी सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे सवाल बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बीपीएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन से ही ये सारे प्रश्न मैंने इकट्ठा किए हैं। चलिए, यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था, और इसी के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कहाँ जोड़े गए थे? संविधान की प्रस्तावना में, जिसे हम लोग अपने स्कूल में करवाते हैं ना, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग। तो ये जो प्रस्तावना है हमारा, इस प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर मिलान करना है। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, और प्रविष्टियाँ इसमें हैं 97, 47 और 66। तो देखिए संघीय सूची जो है इसमें 97 प्रविष्टियाँ हैं। ठीक है, और जबकि राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन का प्रावधान किया गया है। सभी विषयों को 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये 3 सूचियां होती हैं संविधान के अंतर्गत, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो आपका होता है ये आपके केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार की शक्ति इसमें है। ठीक है, यह सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित होती हैं। इसके अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं उसका सीधा सीधा जो कह सकते हैं प्रबंधन है वह केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है। इसके बाद जो राज्य सूची है इसके अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जबकि समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों के निर्णय शामिल होते हैं। जैसे कि शिक्षा है तो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। ठीक है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा है, यानी कि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का फोकस है। अब यहाँ पर देखेंगे कि संघ सूची में 97 विषयों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, क्योंकि चूँकि संघ सूची से संबंधित है तो संघ सूची की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, और इसमें 97 विषय हैं। वहीं राज्य सूची में 66 विषय हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य सरकार को है। ठीक है, और वहीं समवर्ती सूची में 47 विषय हैं और ये केंद्र और राज्य दोनों के संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई बात? अगला सवाल है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो नया राज्य अगर बनाना हो तो संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत से ही बात बन जाती है। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। संसद के सामान्य बहुमत से नए राज्य निर्माण से संबंधित विधेयक को पारित कर सकती है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, निम्न उपायों में से कौन सा
भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, रुपये का अवमूल्यन, आयातों पर अधिकार कर लगाना, निर्यातों पर अधिक कर लगाना, या फिर पांचवा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है निर्यातों पर अधिक कर लगाना। अगर निर्यात पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं तो यहाँ पे भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में ये सक्षम नहीं होता है। निर्यात का मतलब क्या होता है? जो भी सामान बाहर जा रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट पर अगर अधिक टैक्स लगाएंगे तो भुगतान संतुलन की स्थिति को ये सुधारने में सक्षम नहीं होता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा, या फिर मंत्रिमंडल के द्वारा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो ये व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं विश्व व्यापार संगठन, WTO जिसको कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन संघ। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है, विश्व बैंक समूह। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है। ये जो इंडेक्स है ये विश्व बैंक समूह के द्वारा निर्मित एक सूचकांक है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? 21.54, 17.64, 15.89, 19.21। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, 17.64 ये जनसंख्या की दर थी। अगला सवाल है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? केलकर समिति, राजा जे चलैया समिति, मनमोहन सिंह समिति, या फिर यशवंत सिन्हा समिति? तो भारत में सेवा कर, सर्विस टैक्स जिसको कहते हैं, ये राजा जे चलैया समिति के अनुशंसा पर शुरुआत हुई थी। इसकी 1 जुलाई 1994 को भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी और ये राजा जे चलैया समिति के अनुशंसा पर हुई थी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, याद रखेंगे इसको। और सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? तो लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसको लिंगानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रति 1000 पुरुष पर अगर किसी राज्य में 943 महिला है तो इसका जो लिंगानुपात है वो ठीक ठाक माना जाता है। तो इस अनुसार से अगर देखा जाए तो हरियाणा जो है वो सबसे पिछड़ा है। और सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। नहीं पता है तो गूगल से ढूंढ करके बताइएगा, लेकिन सही आंसर होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? डी.आर. गाडगिल, वी.के.आर. राव, मनमोहन सिंह, या फिर वाई.वी. अलग? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, वी.के.आर. राव। देखिए, वी.के.आर. राव, इनका पूरा नाम था विजयेंद्र कस्तूरीरंगा वरदराजा राव। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का प्रथम वैज्ञानिक प्रयास इन्होंने ही किया था 1931-32 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं? ऑप्शंस आपके हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर पश्चिम बंगाल।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंतर्गत 129 मिलें स्थापित हैं, सूती मिल। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट है, मूंगफली है, ज्वार नहीं है, गन्ना भी है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हैरो डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, दादाभाई नौरोजी मॉडल, जवाहरलाल नेहरू मॉडल। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है हमारा, हैरोल्ड डोमर मॉडल। ये भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। यहाँ देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से 56 के बीच लागू की गई थी, ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल ने यह सुझाव दिया था कि यदि विकासशील देश आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार को बचत और प्रौद्योगिकी उन्नति को समर्थन और प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, काली क्रांति किससे संबंधित है? अब इसमें देखिए कुछ क्रांतियों से संबंधित सवाल, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने एक्चुअली, जैसे श्वेत क्रांति है ना, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। तो उसी में है कि काली क्रांति है, और काली क्रांति का मतलब किसी काले पदार्थ से होगा। तो इसमें मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली का उत्पादन नहीं आएगा, कोयला आ सकता है, कच्चा तेल उत्पादन आ सकता है, सरसों नहीं आएगा क्योंकि सरसों काली नहीं होती, पीली सरसों होती है ना, और काली सरसों भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो सरसों उत्पादन है वो पीली क्रांति के अंतर्गत आती है। अब यहाँ कोयला और कच्चा तेल इन दोनों में से यहाँ पे छांटना है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है कच्चा तेल का उत्पादन। ठीक है, कच्चा तेल का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो, इसीलिए काली क्रांति लागू की गई थी। अगला सवाल है, बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? कृषि, बैंकिंग, रजिस्टर्ड विनिर्माण, परिवहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रजिस्टर्ड विनिर्माण। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो सबसे गरीब जिला आपका शिवहर है प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? इसका सही आंसर है स्टाम्प शुल्क। ठीक है। चलिए स्टाम्प शुल्क याद रखेंगे। बैंक दर का आशय क्या है? साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, ये नहीं है। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? रोजगार सृजन से है, वित्तीय समावेश से है, गरीबी उन्मूलन से है, सार्वजनिक वितरण से है। तो इसका सही ऑप्शन देखिए, इसमें रोजगार सृजन भी हो रहा है और गरीबी उन्मूलन भी एक तरह से हो रहा है। जब रोजगार सृजित होगा तो गरीबी उन्मूलन भी होगा। तो ऐसे स्थिति में पांचवा ऑप्शन हमारा चला जाता है सही, जिसमें एक से अधिक विकल्प जो हैं वो सही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट में याद रखेंगे इस चीज़ को, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति द्वारा विश्व बैंक से वित्त पोषित कार्यक्रम बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसे जीविका के रूप में जाना जाता है, का संचालन किया जा रहा है। ठीक है। तो यह विश्व बैंक से वित्त पोषित कार्यक्रम है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अगला सवाल है, बिहार में स्पर परियोजना का संबंध किससे है? स्पर्श परियोजना का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से नहीं है, गरीबी से भी नहीं है, बैंकिंग से भी नहीं है, नगर निगम वित्त से है। अब देखिए SPUR का फुल फॉर्म याद रखेंगे तो इसका आंसर ईजिली हो जाएगा, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। अर्बन मीन्स शहरी, रिफॉर्म्स मीन्स सुधार।
तो यह सपोर्ट प्रोग्राम एक तरह से है अर्बन रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। यह बिहार सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को वित्त उपलब्ध कराना है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट उपलब्ध कराना है। इस प्रकार का उपलब्ध वित्त का उपयोग स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा सफाई योजना जो नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा लागू की जाती है शहर की साफ सफाई के लिए, तो उसके लिए ये होता है जिसमें कई सदस्य होते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4595 है, ठीक है, याद रखेंगे अभी 4595। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? 203 किलोवाट, 187 किलोवाट, 311 किलोवाट या फिर 145 किलोवाट? इसका सही आंसर है 311 किलोवाट अभी तक खपत है। अगला सवाल है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, डब्ल्यू हंटर ने ये बात कही थी। इसका पूरा नाम था विलियम विल्सन हंटर। यह एक स्कॉटिश इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान, जो कि 1871 में उसने लिखा था, उसमें इसने यह तर्क दिया था। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो देखिए 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस टाइम पे बिहार के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है, तो ये तो सभी को याद होगा। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? 1 फरवरी 1900 ईस्वी को, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी? तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टफ हो जाते हैं अगर नहीं याद रहेंगे तो, ठीक है। इसलिए ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया है और इसीलिए मैंने इसे लिया था। यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं सही आंसर है, क्योंकि बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में जमकोपाई के जंगल में सोते समय उनकी आदिवासी सेना के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में 9 जून 1900 को ही रांची के जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे, बिरसा मुंडा से संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। 3 मार्च 1900 को उनको जंगल से गिरफ्तार किया गया था सोते समय। अगला सवाल है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? एन.जी. रंगा, ई.एम.एस. नंबदरीपाद है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला सवाल है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, यह किसने लिखा था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो? तो यह लिखा था आपके लॉर्ड कर्जन साहब ने। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 में था। ये भारत के वायसराय थे उस टाइम पे। अगला सवाल है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो देखिए यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल जी ने, और इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण बुलाया था। इनके आग्रह पर ही, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे और यहीं से उनकी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई शुरू हुई थी और इसके बाद फिर वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर लेते हैं। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन के दौरान वह महापुरुष थे आपके जयप्रकाश नारायण साहब, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब यहाँ पर अगला प्रश्न लेंगे। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा था? मदन लाल धिंगड़ा, एम.पी.टी. आचार्य, बी.डी. सावरकर, उधम सिंह? तो इसका सही ऑप्शन है उधम सिंह। इन्होंने ही जनरल ओ डायर को मारा था क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये
मुख्य आरोपी था और इसीलिए उधम सिंह ने इसकी गोली मारकर हत्या की थी। अगला सवाल है 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शंस आपके हैं लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल हॉर, लॉर्ड सैलिसबरी। तो जब 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था तो उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। इसी को याद रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला सवाल है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू या फिर मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। तो ये सही ऑप्शन चौथा ही है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। यहाँ पर इनसे संबंधित एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका तथा जर्मनी का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। वे जर्मनी के स्टटगार्ड में 22 अगस्त 1907 को हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए जानी जाती हैं। तो इन्होंने ही सबसे पहला जो तिरंगा था हमारा उसको डिजाइन किया था, जिसके बीच में चरखा था, बाद में चरखे को बदल करके चक्र किया गया था। तो हमारा जो तिरंगा है उसको डिजाइन करने वाली सबसे पहली महिला जो है, सबसे पहली महिला क्या ये सबसे पहली थी जिन्होंने हमारे तिरंगे झंडे को डिजाइन किया था। ठीक है, इन्होंने ही डिजाइन किया था। चलिए अगला सवाल है समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये सही आंसर यहाँ पे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हो जाएगा। अगला सवाल है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी या फिर राम नारायण प्रसाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, शीलभद्र याजी। अगला सवाल है चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये थे सूर्यसेन महोदय, इन्होंने चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। अगला सवाल है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, यंग इंडिया। और यंग इंडिया पत्रिका जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। अगला सवाल है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारवादी दल। ठीक है, दादा भाई नेरोजी जो है वो उदारवादी दल से थे। अगला सवाल है स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद की गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बील सत्याग्रह या फिर चंपारण सत्याग्रह। तो स्वराज दल की स्थापना जो है ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई थी। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल तथा नरसिंह चिंतामन केलकर के प्रयासों से असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य करना था। ठीक है, अगला सवाल है 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसका सही ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है ना। अगला सवाल लें उससे पहले एक नोट पॉइंट है इससे संबंधित। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में 1929 ईस्वी में की गई थी। यह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठानों या पख्तून द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक अहिंसक स्वतंत्रता संघर्ष था और इसीलिए अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है।
अगला सवाल है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942 या फिर पाँचवा ऑप्शन? तो इसका सही आंसर पाँचवा ऑप्शन ही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। यहाँ पर याद रखेंगे 24 मार्च 1946 को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के संबंध में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती कौन सी संस्था थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन या फिर इंडियन लीग? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, इंडियन एसोसिएशन थी। यहाँ पर एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के प्रयासों के द्वारा वर्ष 1876 में की गई थी। इस संस्था का बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के क्लास में आप लोगों को कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। क्लास अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे क्लासेस जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इसका बेनिफिट ले सकें। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि इस क्लास का PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।